चलिए हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इटली का एकीकरण। देखो जो इटली का एकीकरण है, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, सुनिए, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था? 1800। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1815 में, और इस पतन के बाद वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1800, और जिसका चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया चांसलर था, जिसका क्या था? नेतृत्व किया था। ठीक है, सम्मेलन का। और उन्होंने क्या किया? जो इटली के दो भाग है, सार्डिनिया तथा पिडमाउंट, उसका एकीकरण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। और सुनियो, और पुराने व्यवस्था को लाने की कोशिश किया। जो पुराने व्यवस्था राजतंत्र था, राजतंत्र राजा की जनता थी, वो सब लाने की कोशिश किया। और देखिए, वो बहुत सारे इटली के, जर्मनी के प्रांतों को क्या कर दिया? बांट दिया। अब बांट कर उन प्रांतों में जो भी शासक होते थे, राजघराने के लोग होते थे, उनको क्या किया? बांट के दे दिया। तो अब हो गया वो कि जो प्रांत के लोग हैं वो भी खुश हो गया, जो प्रांत के लोग हैं वो भी खुश हो गया कि हम यहाँ के शासक हैं। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, माने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। मैंने कर रहा था ना। जैसे मेरे एग्जाम्पल में हम थी बताए थे वो कि, जैसे मैं बताऊँ बाबू, कोई अपने आप के जात के कोई नहीं कहता कि हम ये जात है, हम लोग बलवान है। कोई कहता हम इज्जत है, भगवान के अथी है, हम लोग कहता है ना। तो सब लोग आपस में क्या बढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन इनको बांटने के से जानते किसको जाता है? नेता को जाता है। और वही गॉड फादर है ना, वही तोड़ा हुआ है, हम लोग को तोड़ा है ना। तो अब सेम वही मेटरनिक क्या किया? सबको तोड़ दिया, अलग कर दिया। ये अपने आप को शासन कर रहा है, वो अपने आप को शासन कर रहा है, वो अपने आप को शासन कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन सबका सरकार थी, मैंने कमाल कौन संभाला है? मेटरनिक संभाला है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो यही करने के लिए क्या किया? वो तोड़ा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इटली में 1920 ईस्वी में क्या हुआ? कार्बोनरी की स्थापना हुआ था। कौन? 1920 ईस्वी में कार्बोनरी एक कहाँ थी बाबू? गुप्त दल था। कार्बोनरी का था एक, कार्बोनरी एक गुप्त दल था जो छुप के रात में एकाएक का होता, राजमहल पे क्या होता, हमला करके राजतंत्र को नष्ट कर देता था ना। क्या करता था? राजतंत्र को नष्ट कर देता था। जिसका नेता कौन था? जोसेफ मेजनी। जिसका नेता कौन था? जोसेफ मेजनी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुप्त दल की स्थापना किया और राजतंत्र को नष्ट करने का काम किया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। देखो, मेजनी चाहता था कि हम इटली का एकीकरण किया जाए, सेना माने सैनिक तौर पर ना। तो अब एक हुआ क्या कि इटली के एकीकरण में तीन लोग भाग ले लिए। एक तो सार्डिनिया पिडमाउंट। देखिए, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था। ठीक है, अब देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट था सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक। ये चाहता था कि मेरे नेतृत्व में क्या हो? इटली का एकीकरण किया जाए। ठीक है, मेरे नेतृत्व में क्या हो? इटली का एकीकरण किया जाए। और जो कार्बोनरी के जो नेतृत्व करता था वो थे जोसेफ मेजनी। ठीक है, जोसेफ ये चाहते थे कि हमारे नेतृत्व में क्या हो? गणराज्य माने गणतंत्र, गणराज्य की स्थापना हो। गणराज्य मतलब कि वो एक संवैधानिक क्षेत्र जो संविधान के तौर चले। और ये चाहते थे कि यहाँ पर राजतंत्र आ जाए, राजा हम लोग शासन बन जाए। ठीक है, देखिए, ये गणतंत्र चाहते थे। कौन क्या चाहते थे? गणतंत्र। ठीक है, अब देखिए, तीन आदमी हो गया। और एक था पोप। कौन था? ये पोप चाहता था कि धार्मिक राज्य बने। क्या बने? धार्मिक राज्य बने। ठीक है, धार्मिक राज्य। और देखो, ये तीनों का जो मत है, तीनों का मत है क्या हुआ? मेले में खड़ा है। देखिए, ये चाह रहा है कि राजतंत्र से हम एकीकरण किया जाए,
राजा के राजा हो, ये चाहता है कि गणतंत्र की स्थापना हो और ये चाहता है कि धार्मिक राज्य बने। तो अब तीनों का जो मत है, विचार है, एक में मिल ही नहीं रहा है। तो अब ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया से जब इनका युद्ध हुआ इटली के साथ, तो ये बुरी तरह से क्या हुआ, हार गया, क्योंकि ये सब आपस में क्या हुए थे, टूटे हुए थे ना। तो अब इस ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप किस पर आ गया, ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप किस पर आ गया, इटली पर आ गया, ठीक है। और ये बुरी तरह जब चार्ल्स एल्बर्ट की सेना हार गई, तो जो ये जोसेफ मेजनी है, ये इटली से क्या हो गए, पलायन कर गए, भाग गए, निकल गए ना। लेकिन इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, उनसे इटली में जो एकीकरण था और जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो सुलग चुका था, मतलब कुछ भावना जग चुकी थी ना। चलिए आगे देते हैं हम लोग। मेजी ने क्या किया, मेजी ने यंग इटली की स्थापना किया था 1831 में। यंग इटली की स्थापना किया था क्या, वो ये राष्ट्रवाद की भावना को यंग माने जो युवा है उनके अंदर लाने के लिए ना। और पूरा और 1834 ईस्वी में क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना किया, मतलब कि पूरे अपने जो भी अपने विचार है, जो भी अपना संस्था का उद्देश्य है, राष्ट्रवाद, एकीकरण, उसको यूरोप तक बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या किया हो, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। चलो, लेकिन वो इन तीनों की असफलता हो गई, असफल हो गई क्योंकि इन लोगों का विचार नहीं मिला और ये क्या हो गया, और सफल ना हो पाए। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण की द्वितीय चरण। चलिए, एकीकरण की इटली के द्वितीय चरण में क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए, अब सरकार चेंज हो गया, कहाँ का सरकार चेंज हो गया, कहाँ, सार्डिनिया पीडमाउंट का, ठीक है। ये जब हार गया तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक बना कौन, विक्टर इमैनुअल। कौन बना, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। विक्टर इमैनुअल का वो सरकार मैंने शासन बनाया, और वो जो अपना प्रधानमंत्री था किसको बनाया, काउंट काबुल को। बहुत ये है काउंट काबुल को। अब देखिए, काउंट काबुल का है एक माने एक सफल कूटनीतिज्ञ है, सफल कूटनीतिज्ञ, ठीक है। वह राष्ट्रवाद का भी समर्थन करता है, उसके माने राष्ट्रवाद को बढ़ाता है, ठीक है। और कूटनीति जानता है, कूटनीति माने दूर के आपस में लड़ा लीजिए, अपने लाभ ले लीजिए, ठीक है, ये जानता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए क्या किया, सबसे पहले इस देखिए जो ये काउंट काबुल था ना, ये जानता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा है ना, वो कौन है, ऑस्ट्रिया है। याता है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया में अब फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ क्या हुआ, एक युद्ध हुआ था, क्रीमिया के युद्ध नो, क्रीमिया का कब हुआ था, 1853 में, ठीक है। क्रीमिया युद्ध हुआ, कौन युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध। अब इस युद्ध में फ्रांस ने कोई भी काउंट काबुल से मदद नहीं मांगा, कोई भी काउंट काबुल से मदद नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने अपना पूरा सेना किसको दे दिया, फ्रांस को दे दिया। और फ्रांस की सेना और जो सार्डिनिया पीडमाउंट की सेना जब मिल गई, इटली की सेना ने मिल के ऑस्ट्रिया के साथ लड़ी, तो ऑस्ट्रिया उसमें बुरी तरह का हो गया, हार गया। तो जब ये फ्रांस जब जीत गया, तो इसको प्राइज के रूप में, मतलब पुरस्कार के रूप में बहुत सारी इसको क्या दिया, बहुत सारे क्षेत्र दे दिया, किसको, काउंट काबुल के। चलिए देखिए, अब क्या हुआ, इसको एक मंच मिल गया बोलने का, किसको, काउंट काबुल को। इन्होंने जाके बोल दिया कि जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया ये एक इटली के लिए समस्या नहीं है, ये पूरा यूरोप की समस्या है। क्या कर दिया, पूरा यूरोप की, किसको को दिया, ऑस्ट्रिया को। किसको दिया, कि ऑस्ट्रिया हमारे मतलब इटली का ही नहीं, पूरा यूरोप का क्या है वो
समस्या है, ठीक है। और इन्होंने काउंट काबो ने कहा कि नेपोलियन 3 के साथ एक संधि किया। उस समय शासक फ्रांस का कौन था? नेपोलियन 3। कौन था वो? हाँ, नेपोलियन 3 और काउंट काबूल के बीच का हुआ एक समझौता हुआ, ठीक है। एक समझौता हुआ कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमोंट में सैन्य समर्थन देने का वादा किया। मैंने कहा ना कि यदि सैन्य पीडमोंट पर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप फ्रांस क्या करेगा? इसको सेना देगा, ये वादा किया गया ना। चलिए, अब क्या किया गया? बदले में नीस और सिवाय 2 रियासतें फ्रांस ने काबूल ने फ्रांस को स्वीकार कर दिया। देखिए, ये उसके भेंट दीजिए, दो क्षेत्र था, इसका नाम था नीस और सिवाय, ठीक है। काउंट काबूल ने आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह आधार पर पीडमोंट में मिलना चाहे तो वो मिल सकती है। कह रहा है कि यदि जनमत से, अपने वोट से जनता चाहेगी, जो मध्य इटली है और उत्तरी है ना, ये चाहेगी तो मिल सकती है, ठीक है। इसका कोई विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काउंट काबूल की आलोचना भी होने लगी। इसके लिए काउंट काबूल का आलोचना भी हुई। इसने नीस और सिवाय के प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। अब देखो क्या बोला कि इन्होंने नीस, 2 क्षेत्र था, नीस, एक था सिवाय। कौन था? ये दे दिया किसको? फ्रांस को। किसको दे दिया? फ्रांस को दिया। और जब फ्रांस को दे दिया ना, तो ये जहां इटली की जो जनता थी, इन्होंने कहा कि ये कहाँ हो रहा है, ये हमारे जो राष्ट्रवाद है, एकीकरण की नीति जो चल रही है, इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। अपन खेत दूसरा देने जा, तो ये गलत बताया ना। लेकिन ये कूटनीति चला था, कूटनीति। जैसे में मछली, बड़ी मछली पकड़ना हो तो छोटी मछली में क्या होता है? कांटा लगा के तार डाल जाता है ना, कि बड़ी मछली खाएगी तो पकड़ा जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि बड़ी मछली, हम छोटी मछली फेंक रहे हैं, यही करा ना कि जो छोटी की मछली है ना, नीस और सिवाय, इसको फेंक रहा है कौन? काउंट काबूल। ये कूटनीतिज्ञ है ना, सुना ना। ये वादा भी ले लिया कि जो फ्रांस मैंने उसमें बहुत मैंने विशालतम, मैंने अपने आप में बहुत ही क्या करें, शक्तिशाली देश था, ठीक है। तो शक्तिशाली देश जब आपके साथ रहेगा तो आपके साथ कोई लड़ेगा? नहीं लड़ पाएगा। अभी जैसे अमेरिका शक्तिशाली है, अमेरिका के साथ कोई रहता है, कोई लड़ता जल्दी? रूस के साथ कोई रहेगा? लड़े कोई? नहीं लड़ेगा, अगर डरा जाएगा। चाहे मान लीजिए आपका दोस्त कौन पहलवान है, आप कहीं जा रहे हैं, तब से कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि आपके साथ कोई है, ठीक है। सेम यही किया, ये फ्रांस के साथ दोस्ती बना लिया, ठीक है, कि क्या देखे? नीस और सिवाय को देखा, ठीक है। चलिए, आलोचना भी होने लगी। अब परंतु तथ्य भी महत्वपूर्ण थे कि तब इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं, तो उसमें इटली एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था, ठीक है। यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण हो जाता है तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली एकीकरण काउंट काबूल की दृष्टि से असंभव था। देखिए, काउंट काबूल कहता था कि बिना फ्रांस की सहायता से इटली का एकीकरण कभी संभव नहीं है। इसलिए कि जब तक, देखिए, यदि हम फ्रांस के साथ नहीं रहेंगे तो ऑस्ट्रिया हम लोग को एकीकरण नहीं होने देगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से अपना राजनीतिक और आर्थिक कब्जा चाहता है, ठीक है। तो इसलिए कहा कि उन्होंने फ्रांस के साथ चुना, ठीक है। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमोंट के सीमा पर क्या हो गई? विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। ये ऑस्ट्रिया और पीडमोंट कहाँ है? इटली का एक भाग है। पीडमोंट क्या है? इटली का। तो ऑस्ट्रिया और पीडमोंट के जो भी सीमा था वहां पर युद्ध चालू गया, ठीक है। कब? 1859-60 में। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दिया। देखो कितना समर्थन दिया। जो फ्रांस की सेना थी इटली के सपोर्ट में आ गया, क्योंकि दिया गया था ना कि कोई भी पीडमोंट पे यदि हमला करेगा तो फ्रांस उसका सेना देगा। तो अब क्या गया? फ्रांस की सेना उतर गई किसके साथ? इटली के साथ। और इसमें इस उतार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया के जो सेना थी बुरी तरह से हार गई। मतलब उस समय
फ्रांस मतलब शक्तिशाली देश था, उसके साथ आना बहुत मने मुश्किल था ना उसमें, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया। चलिए, ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। जो लोम्बार्डी था ना, लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया में था लोम्बार्डी, ठीक है। कौन था? लोम्बार्डी। ये किसके अंदर आ गया? इटली के अंदर आ गया, ठीक है। अब यही हथिया लिया, वो देते हैं कभी कोई मारने जाता है अब पिटा किया जाता है, ठीक है ना। तो जो ऑस्ट्रिया था ये किस पर हमला किया? इटली पर, ठीक है। अब फ्रांस की सेना आके उसको करके बचा के अब फिर कब्जा करके, और जो लोम्बार्डी था उस पर भी हमला करने कब्जा कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। अब देखिए हुआ का नाम कि फ्रांस में भी राजा का शासक चला था ना, जो नेपोलियन तृतीय था, ये कहाँ का शासक था? फ्रांस का। कहाँ का शासक था? तो ये भी जब राष्ट्रवाद बढ़ने लगा तो जो राजा होता है, राजा कभी नहीं चाहता है कि जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए। जब राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी तो जनता जागरूक हो जाएगी ना। जब जागरूक हो जाए तो सरकार क्या करेगी? जो राजा उसका विरोध करने लगी। तो ये क्या हुआ? ये भी राष्ट्रवाद की भावना से क्या घबराने लगा। क्या हुआ? घबराने लगा, क्योंकि मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में आने लगी। और जितना जनता थी ना, काउंट काबुल के सब समर्थन करने लगी। अभी कहेगा हम किसी को सपोर्ट नहीं कर देखे हैं। कभी गांव में देखिएगा कोई व्यक्ति है, किसी को बना दे कुछ हुआ ना, टुटपुंजिया दिन के, और उसका ही समर्थन सभी लोग करने लगे थे। जो बनाया है वो डर जाता है भाई कि हमारा अब क्या होगा ना, नहीं देख रहे हैं। चलिए, अब क्या हुआ? जैन सलाब किसके रूप में आ गई? काउंट काबुल के सब लोग। तो इसे घबरा गए। नेपोलियन इन परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था, और वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के बाद तुरंत नेपोलियन ने क्या किया? अपनी सेना को वापस बुला लिया। एगो वेनेशिया क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया जब इटली नाम। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? अपना सेना कहीं की नहीं रही, आप वापस आ जाइए, नहीं तो राष्ट्रवाद की ज्यादा भावना हो जाएगी तो हमारे देश में घुस जाएगा, नहीं हो जाएगा। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन ने क्या किया? ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थ करने की स्वीकार, माने एगो समझौता किएगा। कभी भी लड़ाई के बाद क्या होता है? समझौता है ना। इस तहत संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। देखिए, ऑस्ट्रिया का दो भाग में हथिया था, लोम्बार्डी तथा वेनेशिया। कौन था? वेनेशिया, ठीक है, वेनेशिया। लेकिन जो लोम्बार्डी था ये मिल गया इटली को। किसे मिला? इटली के। और वेनेशिया है ये मिल गया ऑस्ट्रिया को। ये समझौता किया गया, भाई तू ले लो, हम ले लो। चलिए, अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। जब इटली में और एक बढ़ गया राज्य तो बड़ा नहीं होगा। चलिए, आगे हुआ कि अतः नेपोलियन के सेवाएं प्रदेश देने के लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा अब कहा ना ये कि जो काउंट काबुल है ये कहा कि हम आपको सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं? सेवाएं। वो प्रदेश है दे रहे हैं। आप जो हम लोग लड़ाई चल रहा है ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ लड़ाई चल रहा है ना, आप इसमें निष्क्रिय हो जाइए, आप हट जाइए, ठीक है। आप बोलिए मत किसी तरफ से। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सेवाएं आपको क्षेत्र दे रहा है। सेवाएं का हो इटली का एक भाग है, ठीक है। इटली का एक कहा है, ये किसको दे दिया? नेपोलियन III को दे दिया, ठीक है। क्या के लिए? निष्क्रिय होने के लिए, युद्ध से हटने के लिए। चलिए, तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। कहा कि अब इटली में पिडमाउंट माने विलय नहीं होगा, उसमें नहीं आएगा, ठीक है। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराए जाएंगे। अब कानून देखिए, जो नेपोलियन III था, इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को आपको मिलाना होगा ना तो वोट से मिलाना, जनमत से मिलाना ना, जबरदस्ती किसी को मिलाना नहीं है। तो जब क्या करेंगे? जनमत कराएंगे, मतलब आप किसी को कब्जा कर लिए, ठीक है। लेकिन यदि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम आपके देश में मिले, आपके क्षेत्र में मिल जाए, तो आप नहीं मिल सकते ना। ये शर्त रखा कौन? नेपोलियन III। किसके साथ? काउंट काबुल के साथ। काउंट, चलिए 18। इसलिए काउंट काबुल ने कूटनीति के परिचय देते हुए इसे क्या कर दिया? स्वीकार करेंगे। चलो ठीक है ना, क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। 1830 60-61 में
60-61 में। कब बाबू? 1860-61 में काउंट काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासतों को क्या कर लिया? उसमें आता है परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सभी जो क्षेत्र है ना, जो उत्तरी इटली और मध्य इटली, उत्तरी इटली और मध्य इटली दो भाग नहीं, उत्तर वाला और बीच वाला भाग इटली के छोड़ के और सबको एक में मिला दिया। कौन? काउंट काबूल। कब? 1860-61 ईस्वी में। और जनमत संग्रह से इसे पुष्टि भी कर अब जनता के वोट दिवा के अब बस अपने में मिलावा लिया। ठीक है, मैं दिखा दे कि हर जगह जनता सबका है, सहमत है ना। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमॉन्ट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। देखिए, जब एकीकरण चालू हो गया तब ऑस्ट्रिया भी कोई कदम नहीं उठाया, कारण कि अब उसके अंदर भय आ गया, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र था जो लोम्बार्डी था, बहुत सारा क्षेत्र था किसके अंदर आ गया था? ऑस्ट्रिया के अंदर। और ऑस्ट्रिया के मध्य और उत्तरी भाग छोड़कर सबका हुआ एक हो गया। ठीक है, दो केवल अभी अलग है, एक उत्तरी भाग और एक मध्य भाग। ठीक है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रही थी। और जो ऑस्ट्रिया था ना, जर्मनी को भी तो हस्तक्षेप किया है, तो उस पर भी जूझ रहा था, वो भी लोग भी लड़ रहे थे एकीकरण के लिए ना। लड़ाई का 1862 ईस्वी में इटली, रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों को क्या विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। 1862 ईस्वी में जो इटली है, इटली के जो भी रोम है, वेनेशिया है, इन को छोड़ के रोम, कौन हो? रोम तथा वेनेशिया तो दिया था ना, ऑस्ट्रेलिया था ना, तो ये दो भाग छोड़ के और रोम में रहा पोप है, रोम में जो है पोप है। ठीक है, अब वेनेशिया किसके अंदर है? ऑस्ट्रिया के अंदर है। ठीक है, इन दो को छोड़ के पूरा इटली का एकीकरण कर दिया। कौन? काउंट। और विक्टर इमैनुअल को वहां के शासक बना दिया। विक्टर इमैनुअल का बनाया। इसी बीच एक महान क्रांतिकारी गैरीबाल्टी का क्या हुआ? आगमन हुआ। और गैरीबाल्टी यहां पर आया। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग पीछे इटली के एकीकरण में जो उत्तरी और मध्य इटली थी उसका एकीकरण पूरा कर लिए थे ना। और हम लोग को पढ़ना है गैरीबाल्टी। ठीक है, गैरीबाल्टी। देखो, गैरीबाल्टी एक महान स्वतंत्रता क्या थे? ये क्रांतिकारी, सशस्त्र क्रांतिकारी थे ना। क्या थे? स्वतंत्र क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी जो दक्षिणी इटली थी वहाँ क्या करो? गणतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि पहले पीछे जो काउंट काबूल है उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करके वहाँ पर विक्टर इमैनुअल को शासक घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। क्या था ये? गैरीबाल्टी एक पेशे से क्या था? नाविक था, जो मेजनी के समर्थक था। मेजनी के जो विचार थे उनका क्या कहता था वो? क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े थे, मेजनी क्या था? गणतंत्रवादी था ना। वो चाहता था कि किसी भी देश का एकीकरण करके वहाँ पे एक नियम कानून लगाया जाए ना, एक नियम कानून से देश चले, यानी गणतंत्र स्थापित किया जाए। ठीक है, उन्होंने अपने सैनिकों को लेकर कहाँ किया? सिसिला, सिसिला तथा नेपल्स पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। देखो, ये सिसिला और नेपल्स पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और इन रियासतों का अधिकांश क्या था वो? सुनिए, जब इन्होंने दो प्रांत पर हमला किया तो इन प्रांत के लोग जो थे, बुर्बो वंश के जो शासक था फ्रांस का, इसे क्या थे? इससे वो सताए हुए थे ना, क्योंकि वो निरंकुश शासक था ना। तो ये लोग देखो, ये बुर्बो वंश के शासक के तबाह के कारण ये गैरीबाल्टी का समर्थन करने लगे। क्या करने लगे? गैरीबाल्टी का समर्थन करने लगे। ठीक है, अब का वो जो गैरीबाल्टी है, काउंट काबूल और गैरीबाल्टी का विचार आपस में नहीं मिलते थे। जो काउंट काबूल है और जो गैरीबाल्टी है, इसका विचार आपस में
कारण ये है कि जो काउंट काबूर था वो विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था, ठीक है, और विक्टर इमैनुअल एक शासक था, ठीक है, विक्टर इमैनुअल का था तो जो राजतंत्र का पक्ष में था, और जबकि जो ये गैरीबाल्टी है ये गणतंत्र का समर्थक था कि जनता वोट देगी, जिसको मत देगी उसको शासक घोषित किया जाएगा। इसलिए उन दोनों का विचार आपस में मिल नहीं खा रहा था, ठीक है। चलिए, गैरीबाल्टी ने 1862 में जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, कौन? गैरीबाल्टी। उससे पहले ही जो काउंट काबूर था, काउंट काबूर, इन्होंने क्या किया? अपनी सेना भेजकर और रोम पर भेज दिया ना, क्या के लिए? मतलब उसकी रक्षा करने के लिए ना, किसकी? रोम की। यानी पहले ही वो तैयार हो गया। देखिए, वो जो काउंट काबूर था इसके पास सेना अथाह थी, ठीक है। अभी गैरीबाल्टी योजना बना ही रहा था, उससे पहले रोम पर ये क्या कर दिया? अपना सेना भेज दिया उसकी रक्षा के लिए। ये सब देख के क्या किया? गैरीबाल्टी पीछे हट गया क्योंकि उसको जीत हासिल मैंने नहीं हो पाया था ना। अब क्या किया? तो इसके कारण उन्होंने क्या किया? अब जो अपने विचार थे गणतंत्रता का वह इसको त्याग दिया। कौन? गैरीबाल्टी। और जितना भी अपने क्षेत्र जीता हुआ था गैरीबाल्टी, उसको क्या किया? उसको सब अपने राष्ट्र के हवाले कर दिया। यानी विक्टर इमैनुअल को दे दिया, सभी क्षेत्र दे दिया, जितना भी धन संपत्ति था सबको किसको दे दिया? अपने राष्ट्र को, यानी विक्टर इमैनुअल को। और एक सिंपल सा जीवन जीने के लिए किसान की जीवन जीने लगा ना, ठीक है। और वो गैरीबाल्टी का जो जीवन है इसके बारे में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? लाला राय लाजपत राय। इन्होंने क्या किया? इनकी जीवनी को लिखा था। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे क्या दिया हूँ? अब इसमें हुआ क्या? ये सब देखा गैरीबाल्टी ने अपना हो गया। देखो, विक्टर इमैनुअल ने उन्हें दक्षिण इटली का, देखिए अब हुआ क्या कि जब ये सब अपना जितना भी राजपाट था सब यदि त्याग रहे थे, जब किसको? काउंट काबूर को। तो काउंट काबूर ने इनको क्या किया? शासक बनने की एक मौका दिया ना, ऑफर दिया कि आप दक्षिण इटली का शासक बन जाइए और हम उत्तरी और मध्य इटली का शासक है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्हें शासक बनने से इनकार कर दिया और वे किसान की जीवन जीने लगा। चलिए, 1862 ईस्वी में ही वो दुर्भाग्यवश से काउंट काबूर की मृत्यु हो गए। कब? 1862 ईस्वी में। और इसका वो पूरा सपना नहीं हुआ, इटली का एकीकरण पूरा नहीं कर पाया। कौन? काउंट काबूर। अब देखिए, रोम और वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने किया। अब जितने भी शेष भाग बचा था, जैसे वेनेशिया था ना, वेनेशिया दिया गया था ऑस्ट्रिया को, और रोम जहाँ पोप रहते थे, तो अब इन पर क्या हुआ कि दो को क्षेत्र को छोड़कर और जितने भी क्षेत्र थे उन पर क्या हुआ? एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, 1870 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने क्या किया? फ्रांस और प्रासा के बीच में युद्ध छेड़ दिया। फ्रांस और प्रासा के बीच में क्या हुआ? देखिए, फ्रांस और प्रासा के बीच जब 1870 में जब युद्ध छिड़ गया, तब अब जितना ध्यान सुनिए, तो अब जो ये फ्रांस है, फ्रांस, तो जो रोम था ना, तो रोम पर फ्रांस का हस्तक्षेप था। रोम पर फ्रांस का हस्तक्षेप था। तो जब ये लड़ाई में लग गया तो यही मौका को देखकर विक्टर इमैनुअल ने क्या किया? संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो पोप थे ना, उन्होंने राजमहल का किला बंदी कर दिया। जितने भी राजमहल था उसका क्या कर दिया? किला बंदी कर दिया। और उसको छोड़ के, किला को छोड़ के पूरा जर्मनी का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने पूरा कर दिया, ठीक है। और ये जो राजमहल था इसी का नाम हो गया क्या? वेटिकन सिटी। अब देखो, विश्व का सबसे छोटा देश भी है वेटिकन, जबकि वेटिकन सिटी कोई देश नहीं था, ये एक राजमहल था। ये क्या था? एक, और ये अपने आप को एक देश घोषित कर दिया, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन। और इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का